हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 20 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्चेस द 945 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी देखो, आपको पता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया में जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसके लिए हम अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है अगर उनको हमें फंडिंग सपोर्ट देनी है तो हम उनको दे सकें। फाइन। तो सिंपल बात ये है कि एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस है किनको स्टार्टअप्स को, सो दैट मतलब कि वो क्या कर सकें फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड द कमर्शलाइजेशन। मतलब कि सिंपल बात है, जो भी स्टार्टअप्स कंपनीज हैं उनको मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस लेंगे सो दैट जो भी अपना वो कंसेप्ट डेवलप करना चाहती है वो करे, मार्केट में अपनी एंट्री ले सके और कमर्शलाइजेशन कर सके अपने प्रोडक्ट का। फाइन। इसके अलावा जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है ये इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये नियर अबाउट 3600 स्टार्टअप्स को असिस्ट करेगा, उनको सपोर्ट करेगा थ्रू 300 इंक्यूबेटर्स और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रिएट करेगा, स्पेशली टायर 2 और टायर थर्ड के टाउन्स में। इसको अनाउंस किया गया था एट रिसेंटली प्रारंभ एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुई थी, उस वक्त भी इस फंड को क्या किया था, रिसेंटली अनाउंस किया गया था। इसमें हमने क्या किया, 945 करोड़ रुपीस ये एलोकेट किए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में, जो अगले 5 सालों में डिवाइड किए जाएंगे फॉर जो क्या करेगा, फंडिंग प्रोवाइड करेगा जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स को। फाइन। प्रेफरेंस हम उन स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे जहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किस किस सेक्टर्स में, सोशल इंपैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो इन सब सेक्टर्स में हम क्या करेंगे, ज़्यादा स्टार्टअप्स को मतलब क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होगी, सो दैट हम क्या करें, जो स्कीम किस तरह से चल रही है उनको ओवरऑल एग्जीक्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब इसके अलावा स्टार्टअप फंडिंग और क्या क्या इनिशिएटिव्स आपको मे भी पता ही हो क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं। एक नेशनल सीड फंड है जिसको बजट 2020-21 में अनाउंस किया गया था, सो दैट हम क्या कर सके, जो अभी अभी स्टार्टअप जो बनी है अर्ली स्टेज में उनको और ज़्यादा हम क्या कर सकें, उनके आइडियाज़ को सपोर्ट कर सके, उनको और ज़्यादा डेवलप कर सके। इसके अलावा फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है जिसको 10,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर हमने दिए हैं। इसके अलावा वेंचर कैपिटल स्कीम हो गया, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, मुद्रा योजना, ये सब क्या है, एक तरह का स्टार्टअप के इकोसिस्टम को और नर्चर करने के लिए लाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हमारे इंडिया में क्या एटमॉस्फेयर है। इंडिया का भी अभी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। नियर 38 यूनिकॉर्न्स हैं और कलेक्टिव जिनकी अगर वैल्यू देखा जाए, एसेट वैल्यू $130 बिलियन है। फाइन। तो आप देख सकते हो कि देखो स्टार्टअप्स क्या होता है। स्टार्टअप क्या होता है, जब अभी अगर आपने कोई कंपनी खोली तो पहले उसको सीड फंड चाहिए होती है। ठीक है, एंजल्स होते हैं जो किसी के, सपोज करो अगर मेरे स्टार्टअप में कोई और बंदा इन्वेस्ट करेगा तो मैं उसको एंजल की तरह ट्रीट करूँगी। ठीक है, तो ये होता है सीड स्टेज में। फाइन। इसके अलावा अर्ली स्टेज का मतलब क्या होता है, जब थोड़ा सा और टाइम हो जाता है तो अर्ली स्टेज में। फाइन। तो इसमें कुछ आपको स्मॉलर वेंचर कैपिटल डेप्ट दिया जाता है, फिर लेटर स्टेज में आपको कुछ केवल लार्ज वेंचर कैपिटल दिए जाते हैं। ठीक है, PEFM ये सब आपको दे, और उसके बाद जब आपका स्टार्टअप एक बार अच्छा बन जाए तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में अपना IPO इशू कर सकते हो। फाइन। और इसके बाद तो अगर पब्लिक मार्केट में चलेगा तो आपको FPO भी इशू कर सकते हो। फाइन। तो ये कुछ क्या होता है, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू ऐसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले सीड फंड, फिर एंजल, फिर अर्ली स्टेज पर, फिर लेट स्टेज पर जाते हैं, फिर IPO इशू करते हैं एंड। फाइन। नेक्स्ट है RBI सेटअप 6 मेंबर पैनल टू रिव्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वर्किंग। फाइन। ये अगेन गाइस जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो गाइस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, मैं आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। सपोज करो अगर किसी बैंक है, बैंक का 100 करोड़ पे मर गया क्योंकि किसी ने उसका लोन नहीं दिया। ठीक है, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होगी उस बैंक के साथ करेगी, डील करेगी, देख भाई तेरे 100 करोड़ पे मैं तुझे 80 करोड़ पे दे दूंगा। बाकी ARC कंपनी क्या करेगी, अपने आप जो और पैसे हैं ना जिस बंदे से निकलवाने वो खुद निकलवाएगी। फाइन। तो सिंपल बात है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करेगा, बैंक का जो डेप्ट है उसको खरीद लेती है एक म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पे और अटेम्प्ट करती है किस तरह से हम डेप्ट को रिकवर कर सके बाय इटसेल्फ। सिंपल बात है कि मतलब कि बैंक से इसका जो डेप्ट था 100 करोड़ रुपए की जगह 80 करोड़ रुपए में खरीद लिया म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू पे और अपने आप अब डेप्ट को रिकवर करेगी अपने आप। फाइन। ARC को इनकॉर्पोरेट किया है अंडर कंपनीज एक्ट और रजिस्टर किया गया RBI के अंदर अंडर SARFAESI एक्ट 2002। इसके अलावा जो RBI है वो रेगुलेट करती है ARCs को एज एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन। अभी तो 6 मेंबर का पैनल है वो क्या करेगा, देखेगा कि जो ARCs हैं उनकी क्या वर्किंग है, उनको रिव्यू करेगा और रिकमेंड करेगा क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें उन एंटिटीज़ के लिए, सो दैट हम उनकी जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स है, जो हर एक फाइनेंशियल सेक्टर का जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको हम पूरा कर सकें। फाइन। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, ये क्या करती है, जो भी बैंक के जो बैड लोन्स हैं उनको क्लीन अप करती है अंडर अ सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी। इसके अलावा क्या करती है,
जो भी रेगुलर बैंकिंग रिलेशन, ऑफकोर्स अगर बैंक के पैसे मतलब कि कोई मारता है तो बैंक के क्या होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, जो रेगुलर वर्किंग होती है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो ARC क्या करती है, उनकी जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके रेगुलर जो मतलब कि ऑपरेशन होते हैं वो इफेक्टेड नहीं होते और उनको अपने क्लाइंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम डील करनी नहीं पड़ती। इसके अलावा वो एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, क्योंकि आपको पता है बैंक्स में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस मतलब कि बूस्टअप रखना या उनको कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना भी बड़ी बात होती है, और उनको अपने जो एंटरप्रेन्योर्स उनको और ऑप्शन देती है कि आप अपने बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी को टाइम टू टाइम क्या कर सको, फाइल करो। इसके अलावा यूनियन बजट 2021-22 में भी एक न्यू ARC बैड बैंक को प्रपोज किया गया है, जो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग बैड लोन्स है उनको क्या करेगा, क्लीन अप करेगा। इसके अलावा जो बैंक का ग्रोस NPA जो अभी माना जा रहा है वो 7.5% बढ़ सकता है सितंबर 2020 में, O2 एटलीस्ट, और सितंबर 2021 तक नियर अबाउट 13.5 बढ़ सकता है। अभी क्यों बढ़ेगा आपको पता है, कोविड-19 पेंडेमिक इज द मेन रीजन जो ये सबका जो NPA वो बढ़ रहा है। फाइन, नेक्स्ट है नासा's इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर सक्सीड्स इन हिस्टोरिक फर्स्ट फ्लाइट। फाइन, तो भाई नासा का जो मार्स का जो मिशन था, हेलीकॉप्टर मिशन था, वो पहली फ्लाइट में कहते हैं सक्सेसफुल हो गया। ये जो न्यूज़ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या सोलर पावर्ड हेलीकॉप्टर पहला एयरक्राफ्ट बना है जो क्या किया है, उसने फ्लाइट कंट्रोल किया ऑन द अनदर प्लेन। मतलब कि आपको पता है आपके इंडिया में तो फ्लाइट्स होती है, तो मार्स में भी क्या किया, फ्लाइट को कंट्रोल किया। फ्लाइट डिफिकल्टी बिकॉज मार्स में सिग्निफिकेंट जो ग्रेविटी होती है वो लो होती है, मतलब इंडिया में सॉरी अर्थ में आपको पता है 1/6 होती है, तो ऐसे जो मार्स में 1/3 होती है ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, और एक्सट्रीमली जो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है। फाइन, इंजेनिटी को कैरी आउट किया गया था किसके द्वारा, नासा के परसिवरेंस रोवर के द्वारा, और इसने क्या किया, सैंपल को कलेक्ट किया मार्स के डिफरेंट लोकेशन से जहाँ पे रोवर खुद नहीं पहुँच पाता। फाइन, परसिवरेंस क्या करता है, वो ये देखेगा कि विल स्टडी की एंशिएंट टाइप की क्या साइन होगी, सैंपल को कलेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम अर्थ का क्या मतलब कि पास्ट होगा उसको भी समझ सकते हैं, और फ्यूचर मिशंस में अगर हम जो भेजने वाले हैं उससे भी हम कुछ समझ सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे, जो हमारे फ्यूचर के जो रोबोटिक है, जो ह्यूमन मिशन होंगे मार्स को, उन सब में हम बेनिफिट हो सकता है। सिग्निफिकेंस के मार्स, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि क्या पता लाइफ का अल्टरनेटिव अर्थ के जगह मार्स हो सकता है, तो एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि मार्स में एक बार वो कभी वाटर था और वार्मर होता था क्लाइमेट, और वहाँ का एटमॉस्फेयर थिकर होता था, लेकिन और शायद यहाँ पे मतलब कि हैबिटेटेबल एनवायरनमेंट, मतलब कि यहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मार्स इज द ओनली प्लेनेट जहाँ पे ह्यूमंस विजिट भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फाइन, इधर जो वीनस और मरकरी है वो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर जो पता है आपको सन के पास लाई करते हैं, और इसके अलावा जो और आउटर सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर वो बहुत गैस से बने होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो अर्थ के बाद कहीं किसी प्लैनेट पर अगर लाइफ एग्जिस्ट करते हो वो है ओनली मार्स। इसके अलावा और मार्स पे कौन सा मिशन आपको पता है, इंडिया का मंगलयान है, UAE का होप है, ताइवान वन ये चाइना के हैं, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सोमार्स स्पेस के ये यूरोपियन स्पेस के, मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मार्वन, क्यूरियोसिटी ओवर, ये सब जो प्रोग्राम्स हैं मार्स के वो नासा के। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, एक सेकेंड, हाँ, स्टार्ट्स क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने भी क्या किया, क्रॉस बॉर्डर मतलब कि दूसरी कंट्री के साथ भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर सकते हो, उसका स्टार्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। फाइन, तो क्या ये जो न्यूज़ आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी अब ये जो ये सब कहाँ पे चले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पर। तो अभी क्या इन न्यू विद हम क्या चाह रहे हैं, साउथ एशियन रीजनल पावर मार्केट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट करना चाहती है, और सो दैट हम क्या कर सकें, जो पावर मार्केट है उसको भी इंटीग्रेट कर सके। इसलिए जो हमारा जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उन्होंने क्या किया, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को स्टार्ट किया अपने पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। रीजन में कुछ इससे क्या हो रहा है कि कुछ चैलेंजेस फेस करे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेल्स का, जो भी साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज हैं कुछ उनको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेल्स नहीं है, डिमांड सप्लाई बैलेंस का कमी है, या फिर लो पर कैपिटल कंजप्शन है। ठीक है, तो NTPC की जो विधि होती है, सिंपल बात ये देखो, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आपको पता है वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ कंट्री ऐसी होगी जहाँ पे क्या है सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो वेस्ट हो जाती है। और अगर आपको पता है इंडिया में क्या कंजप्शन ज़्यादा है, तो अगर वो ट्रेड कर सकते हो तो इंडिया को क्या मिलेगी, उससे एनर्जी सप्लाई जो डिमांड है इंडिया की वो पूरी हो सकती है। और उसी तरह डिफरेंट कंट्री तक भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कंट्री में डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, या सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है ना, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, एक दूसरी कंट्री की जो पावर की डिमांड है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसमें जो NTPC का विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है, जो कि एक सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, उन्होंने क्या किया, नेपाल की अप्रूवल को अप्रूव किया टू पार्टिसिपेट, मतलब कि अब नेपाल क्या करेगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे पार्टिसिपेट करेगा। 2019 में जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी अपना मतलब कि नोट दे दी थी, परमिशन दे दी थी कि हाँ क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, और उसके लिए न्यू रेगुलेशन बनाई थी, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड कर सकते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ठीक है, करंटली जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है अगर देखा जाए वो 18 बिलियन यूनिट्स का कंडक्ट किया जाता है थ्रू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया नियर अबाउट भूटान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो
7 बिलियन यूनिट को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है 2.73 बिलियन यूनिट नेपाल में, 7 बिलियन यूनिट एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हम भूटान से तो इंपोर्ट करते हैं और जो कि बांग्लादेश और नेपाल में इंपोर्ट कर रहे हैं। फाइन, अब इसका सिग्निफिकेंस होगा ऐसे क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने का सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि एज ए सरप्लस कंट्री इंडिया क्या कर सकता है, रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग हब बन सकता है, सो दैट हम तो रीजन की हमारे इंडिया की जो ग्रोइंग डिमांड है उसको पूरा कर सकता है। इसके अलावा इंडिया की जो कैपेसिटी है, जनरेटिंग कैपेसिटी, वो 382 गीगावाट है, जबकि हमारी जो डिमांड है वो कितनी है, ओनली 185 गीगावाट है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम अपनी और कंट्रीज को बेच के क्या कर सकते हैं, अपना पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। इससे हम न्यू मार्केट ओपन करेंगे इंडिया पावर प्रोड्यूसर्स के लिए। अब आपको पता ही होगा इंडियन एनर्जी क्या एक्सचेंज क्या है, ये पहला और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया का, जो क्या करता है नेशन वाइड, और मतलब हम पावर की क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकली हम इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर भी करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी। इसको अप्रूव किया जाए और रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ। फाइन, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड जर्मनी साइन एग्रीमेंट ऑन सिटीज कॉम्बाटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मेराइन एनवायरमेंट। ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या तो इंडिया और जर्मनी में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस टाइम ये कि हम क्या कर सके, जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक मेराइन एनवायरमेंट में एंटर करते हैं ओशंस में, ठीक है, उनको प्रिवेंट कर सके। और इसको अंडरटेक किया जाएगा कानपुर में, कहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, कानपुर, कोची, पोर्ट ब्लेयर में 3-3.5 सालों के लिए। ठीक है, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उसका जो गाइडलाइंस है वो सेम है जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर है, जिसका फोकस है सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। और जो प्रधानमंत्री का विजन है कि हमें सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको, प्लास्टिक यूज को हमें फेज आउट करना है 2022 तक। यूएनईपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया नियर अबाउट ओशंस में 0.6 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, डंप करती है एक साल में, एंड इट इज रैंक 12th अमंग द टॉप 20 कंट्रीज जो मेराइन पोल्यूशन को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बहुत ज्यादा ओशंस को पोल्यूट करते हैं। अबाउट 15 to 20% जो प्लास्टिक है वो ओशंस में एंटर करते हैं विया रिवर, मतलब कि आप तो ड्रेन करते हो रिवर्स में करते हो, और रिवर्स ऑटोमेटिक को पता है ड्रेन ओशंस में होती है, तो रिवर इकोसिस्टम के थ्रू ही क्या करती है, प्लास्टिक है ओशन इकोसिस्टम में एंटर करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र अमंग द 10 रिवर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ 90% ऑफ प्लास्टिक पोल्यूटेंट इन द ओशन। इंपैक्ट करेगा ऑफकोर्स, इकोसिस्टम को थ्रेटन करेगा, क्योंकि फ्लोरा और फोना को वहाँ डिस्ट्रक्ट करता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगा, बीओडी को कम कर देगा, सीओडी को कम कर देगा। इससे हमारा जो फिशरी और टूरिज्म इंडस्ट्री वो भी इफेक्ट करेगी, हमारी पब्लिक हेल्थ भी इफेक्ट करेगी, और जो कंसर्न सारे माइक्रो प्लास्टिक को लेके, ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक को जो फ्लोरा है वहाँ का, सॉरी जो फोना है वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या वो फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लेके हैं, इंडिया ऑलरेडी सिग्नेटरी है किसका, मार्को का, दैट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पोल्यूशन। और प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पोल्यूशन किसके अंडर है, मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2019 के अंदर। फाइन, तो इंडिया ने ऑलरेडी काफी सारा ठीक है, सो दैट हम अपने प्लास्टिक पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके, स्पेशली मेराइन इकोसिस्टम। अब आप पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट जंक्स प्ली ऑन वीवीपैट मैचिंग विद द ईवीएम। अभी क्या पेटिशन आई थी जिसमें बोला था कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी वोट्स होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए वीवीपीएट मिशन के साथ। ठीक है, तो पेटिशन सोक 100% मैचिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स विद द ईवीएम वोट काउंट, सो दैट हमारा पोलिंग कहाँ पे कितना मतलब कि वोटिंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनेगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें क्या करना चाहिए, ईवीएम के नंबर को इंक्रीज करना चाहिए, सो वेरीफाइड टू 5 पर असेंबली सेगमेंट। टिल नाउ क्या करते हैं, एक असेंबली सेगमेंट में हम एक ईवीएम को यूज़ करते हैं, फाइन वेरीफाई करते हैं। समझ में कि मतलब कि सपोज करो अगर एक कहीं इलेक्शंस चल रहे हैं, 5 जगह इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखने के लिए कि जो इलेक्शन चल रहे हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर चल रहे हैं, तो किसी भी एक मशीन को चेक कर लेते हैं वीवीपैट के साथ। ठीक है, लेकिन ये बोला गया कि अभी हम क्या करना चाहिए कि जो हम अगर एक चेक करते हैं तो एक की जगह हमें एक असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम को मैच करना चाहिए कि क्या वो इलेक्शन जो चल रहे हैं फ्री फेयर चल रहे हैं नहीं। ठीक है, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये नंबर को इंक्रीज कर दिया था 1 से 5। ठीक है, वीवीपैट आपको पता है कि इट इज द फुल फॉर्म है था वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट राइट। ये एक प्रिंटेड पेपर स्लिप है जो साथ में ईवीएम के साथ जो प्रिंटर अटैच होता है उसके साथ जोड़े चले थे। जब पर्सन वोट करता है तो ये बताता है कि वोटर ने एक्चुअल किसको वोट दिया। फाइन, नेक्स्ट है त्रिपुरा बिगिन शिफ्टिंग ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजेज। अभी क्या इससे पहले एग्रीमेंट हुआ था 4 लोगों के बीच में, किस किस में, सेंटर में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम और ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव है, सो दैट हम क्या कर सके ब्रू को जो ब्रू रेफ्यूजी है तो उसको परमानेंट हम त्रिपुरा में सेटल कर सके। 30,000 से भी ज़्यादा जो ब्रूज हैं वो त्रिपुरा के रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं जब वो मिजोरम से
भाग के आ गए थे क्योंकि मिजोरम में वहाँ पे एथनिक डिस्प्यूट्स हो गए थे 1997 में। ब्रू कम्युनिटी को हम रियांग भी बोलते हैं, जो मिजोरम में रहती है, त्रिपुरा में रहती है और साउथर्न असम के कुछ पार्ट्स में रहती है, और ये एथनिकली डिस्टिंक्ट है मिजो ट्राइब के जो मिजोरम में, ठीक है। जो रियांग से त्रिपुरा में उनको कैटेगराइज किया गया एज अ पीवीटीजी, दैट इज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल। नेक्स्ट है करेंसी वॉच रेट। यूएसए ने 11 कंट्रीज को प्लेस किया इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जर्मनी, इटली। जो क्या करेगा उनकी कंट्री प्रैक्टिस, मतलब कि सिंपल बात यह है कि अब यूएसए देखेगा कि ये कंट्रीज कहीं अपनी करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं करती है, तो क्या करेगा इंडिया ने ऐसी 11 कंट्रीज की करेंसीज को क्या करा है अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा है, ठीक है। इसमें क्या करें यूएसए को ऐसा जब लगता है कि ये जो कंट्रीज हैं अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या फिर अपनी जो करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यूएट करिए, तो वो उनको मॉनिटर करता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, वो जानबूझ के अपनी जो रुपया है या फिर अपनी करेंसी उसको गिराते हैं, सो दैट वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके और अपने ट्रेड डेफिसिट है उनको जो घाटा हो रहा है उनको और रिड्यूस कर सके। डेजिग्नेशन डज नॉट मीन, मतलब कि अगर यूएसए ने किसी भी कंट्री को वॉच लिस्ट में रखा है, इट डजंट मीन कि उसको एकदम से कोई पेनल्टी आ जाएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उस कंट्री का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। लाइक अगर आपको डिफॉल्टर की लिस्ट में रख दिया है लेकिन अभी तक आपको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया, ठीक है, तो लेकिन जैसे लिस्ट में रख जाता है तो आपको जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई डिसाइडेड नॉट टू एक्टिवेट काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। अभी क्या है देखो, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या होता है, इक्विटी कैपिटल होता है जो बैंक के द्वारा रखा जाता है, सो दैट अगर सपोज करो बिजनेस में कुछ भी रिस्क आते हैं तो ऐसे रिस्क को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इस टाइम यही है कि हम क्या कर सकते हैं गुड टाइम्स में 9 1 9 3 1 5। हाँ, इसमें क्या होता है हम क्या करते हैं कैपिटल जब मतलब कि अच्छा टाइम होता है, सपोज करो जब अच्छा खासा काम चल रहा है, लाइक बैंक्स भी अच्छे खासी लिक्विडिटी है, तो उस वक्त हम जब ऐसा होता है ना आपके घर में भी होता है, जब अच्छी खासी कमाई होती है तो आप सेविंग ज़्यादा करते हो, तो जब गुड टाइम्स में क्या करते हैं हम कैपिटल के बफर को बिल्डअप करते हैं जो सो दैट हम डिफिकल्ट टाइम्स में उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग इन द पीरियड्स ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है। ये बेसल थर्ड नोम का ही पार्ट है जो 2010 में आया था, सो दैट हम क्या कर सके बैंक्स को जाता है रेजिलिएंट, मतलब कि कल को बैंक डिफॉल्ट ना हो जाए या उनके पास लिक्विडिटी की कमी ना हो जाए तो उनको वो रेजिलिएंट बना के रखते हैं, ठीक है। आरबीआई ने इनके लिए गाइडलाइन इशू की 2015 में, लेकिन इनको अभी तक जो रेशियो है इसको 0% रखा है। नेक्स्ट है फ्रांस ड्राफ्ट इको काइट बिल। अभी जो फ्रेंच की नेशनल असेंबली उन्होंने क्या किया है इकोसाइड को एक क्रिएशन के एक ऑफेंस एज अ पार्ट ऑफ बैटरी ऑफ मेजर्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड टैकलिंग द क्राइम, ठीक है। इसका ये कि हम क्या कर सकते हैं एम इज टू टर्न, सिंपल बात ये है देखो क्या कि इकोसाइड ऑफेंस मतलब कि सो दैट हम क्लाइमेट चेंज या जो हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एक ऑफेंस के रूप में रखा गया। इसका यही है कि हम क्या कर सकें जो भी सीरियस और ड्यूरेबल केसेस हैं इंटरनेशनल पोल्यूशन, मतलब जो आप जानबूझ के पोल्यूशन फैला रहे हो वाटर चाहे एयर सेल हो, तो उसकी अगेंस्ट जो सैंक्शन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। नेक्स्ट है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। रिसेंटली के जो वाइल्ड फायर है वो यहाँ पे हुई है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क पे। ये साउथ अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न पे लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ केप टाउन। यहाँ पे वर्ल्ड के 2 लैंडमार्क्स हैं, एक टेबल माउंटेन है और एक केप ऑफ गुड होप है, एंड आई थिंक आप इस जगह को जानते भी होंगे। नेक्स्ट है जिनजियांग लास्ट में जो ह्यूमन राइट वॉच जो कि इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यूएन को अपील की है कि हमें क्या करना चाहिए जो चाइना की गवर्नमेंट पे जो एलिगेशन आए हैं कि वो जिनजियांग रीजन में क्राइम करें उनकी तरफ उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिनजियांग एक ऑटोनोमस रीजन है जो चाइना के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और कंट्री का बिगेस्ट रीजन है, मोस्टली डेजर्ट रीजन है और नियर अबाउट यहाँ पे वर्ल्ड की 1/5 कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे ऑयल रिजर्व भी अच्छे खासे हैं और नेचुरल गैस रिजर्व भी अच्छे खासे हैं। जिनजियांग क्या करते हैं मुस्लिम की जो ओवर पॉपुलेशन है मैक्सिमम वो लोग यहाँ पे रहते हैं जो कहीं ना कहीं चाइना की गवर्नमेंट से रिप्रेशन फेस करें, ठीक है। तो सिंपल बात ये कि मतलब कि जो ह्यूमन राइट वॉच उनको लगता है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्राइम किए जा रहे हैं लोगों पे, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन पे क्राइम किए जा रहे हैं और यूएन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जरा इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो 20 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट को कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।